वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग लेक पर, जहां पर मैं आपको HTML, CSS, JS, बूटस्ट्रैप इस सभी के बेसिक पॉइंट्स और किस तरह से आपको एक वेब पेज बनाना है और बहुत सारे वेब पेज आपको बनाना है वो मैं आपको यहाँ पर सिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर हम HTML के ट्यूटोरियल्स देखने वाले हैं और बाद में हम आगे इस जर्नी को कवर करेंगे। तो आज हम बात करेंगे, हमने इसके लिए HTML के बहुत सारे वीडियो यहाँ पर डाल चुके हैं, तो आज हम बात करने वाले हैं HTML स्टाइल्स के बारे में। इस वीडियो में हम HTML स्टाइल्स के बारे में देखने वाले हैं। तो HTML स्टाइल्स यानी कि CSS कास्केडिंग स्टाइल शीट्स, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स है आपके HTML के स्टाइल के लिए, तो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो यहाँ पर बताया कि CSS स्टैंड्स फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। ये आपके पेज को ब्यूटिफिकेशन प्रोवाइड करता है, यानी कि आपका जो पेज रहेगा उसमें किस तरह से आपको ब्यूटिफिकेशन प्रोवाइड करना है, उसका फॉन्ट किस तरह से चेंज करना है, फॉन्ट की साइज, टेक्स्ट, उसमें स्पेसिंग, मार्जिंग, पैडिंग किस तरह से आपको देना है, लेआउट आपको देना है, बैकग्राउंड कलर्स देना है आपको। ये सभी पॉइंट्स, ये जो ब्यूटिफिकेशन रहता है आपके पेज को वो किस तरह से देना है, जिसके आप यहाँ पर देख सकते हो। ये जो एक पैराग्राफ है उसके अंदर देखिए यहाँ पर ये आपको डार्क में दिखाई दे रहा है और पीछे बैकग्राउंड इसका येलो कलर का है। और ये किस तरह से यहाँ पर आपको जो स्पेस दिखाई दे रही है ये किस तरह से देना है, ये सभी आप HTML स्टाइल्स के कारण कर सकते हो। तो उसका यूज करके हम ये इतना ब्यूटिफिकेशन यहाँ पर देते हैं। और भी बहुत कुछ यहाँ पर CSS में हम देखने वाले हैं, लेकिन आज हम CSS के बारे में बेसिक यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कास्केडिंग स्टाइल शीट यानी कि CSS को आपको ऐड करना पड़ता है तीन तरीके से, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। ये तीन तरीके से आप यहाँ पर CSS को ऐड कर सकते हो। तो हम प्रैक्टिकल यहाँ पर देख लेते हैं। तो हम हमारे जाएंगे HTML प्रैक्टिस के फोल्डर में, जहाँ पर मैं आज एक और नई फाइल बनाऊंगा। तो इसे मैंने ओपन विथ कोड कर लिया है। यहाँ पर हम Twit7 की आज एक फाइल बनाएंगे जिसमें हम HTML स्टाइल्स के बारे में देखेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको HTML सबसे पहले ऐड करता आना चाहिए, फिर उसके अंदर हमें HTML का जो CSS रहेगा वो हमें लिख पाएंगे हम उसमें, और उसकी वजह से हम हमारे पेज को ब्यूटिफिकेशन दे पाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बनाएंगे Twit7.html। 6 वीडियोस की फाइल मैंने आपको बनाई थी जिसमें हमने कुछ प्रैक्टिकल देखा था। तो यहाँ पर मैं फाइल ऐड कर लूँगा डॉक्यूमेंट टाइप HTML की। उसके अंदर हम डॉक्यूमेंट का नाम दे देंगे, टाइटल का नाम दे देंगे हमारे CSS HTML स्टाइल्स यानी कि CSS। तो मैंने यहाँ पर टाइटल दे दिया है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर आपको बताया है कि आप तीन तरीके से CSS को ऐड कर सकते हो आपके पेज को ब्यूटिफिकेशन प्रोवाइड करने के लिए। तो जो इनलाइन है वो आपको किस तरह से ऐड करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, इनलाइन के लिए आपको सबसे पहले ये स्टाइल, इस एट्रीब्यूट का यूज़ करना है, जिसके हमने पिछली बार भी देखा था। स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करके हम यहाँ पर ब्यूटिफिकेशन प्रोवाइड कर रहे थे, तो उसी को हम इनलाइन CSS बोलते हैं। तो CSS ऐड करने के तीन तरीके हैं, उसमें का फर्स्ट तरीका है इनलाइन CSS। तो इनलाइन CSS मैं यहाँ पर कमेंट कर दूंगा और यहाँ पर मैं आपको CSS दिखाऊंगा किस तरह से ऐड करना है इनलाइन। तो जैसे मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ ले लूँगा, यहाँ पर हेडिंग ले लूँगा, हेडिंग दे दूंगा मैं यहाँ पर HTML स्टाइल्स। तो जैसे मैंने हेडिंग दे दिया, अब इसको आपको ब्यूटिफिकेशन प्रोवाइड करना है। अभी तो ये एकदम साधारण आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। जैसे हम यहाँ पर लाइव जाएंगे तो साधारण आपको हेडिंग दिखेगा। जैसे मैं यहाँ पर लाइव जाऊंगा तो यहाँ पर मैं अपने फाइल को खोल लूंगा Twit7.html। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो हमने जो टाइटल डाला था वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, और HTML स्टाइल CSS ये आपको यहाँ पर हेडिंग दिखाई दे रहा है वेब पेज पर। अब इसमें कुछ भी नहीं है, इसको ना कलर है ना बैकग्राउंड कलर है, कुछ नहीं है। इसका फॉन्ट भी अलग है, फॉन्ट साइज उसकी कितनी है, ये सभी प्रॉपर्टीज उसे यहाँ पर दी गई है पहले से ही, जो बाय डिफॉल्ट रहती है। लेकिन उसे कलर यदि आपको चेंज करना है तो आप यहाँ पर स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करते हो। देखिए दोस्तों, STY लिखते हैं, यहाँ पर स्टाइल एट्रीब्यूट आ गया है। तो जैसे मैं यहाँ पर कलर दे दूंगा, उसकी प्रॉपर्टी है
कलर यानी कि स्टाइल एट्रीब्यूट की वैल्यू, मैंने आपको एट्रीब्यूट का पूरी इन्फॉर्मेशन दी है एक वीडियो में, एट्रीब्यूट्स की वीडियो में, तो आप उसे जरूर से देख लीजिए। वहाँ पर आपको एट्रीब्यूट्स के बारे में सभी इन्फॉर्मेशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन और एक क्लियर इन्फॉर्मेशन और डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। तो आप देख सकते हैं, एट्रीब्यूट का लेक्चर जरूर से देख लीजिए और फिर आप इस वीडियो को देखिए, आपको डिटेल में यहाँ पर समझ में आ जाएगा। तो इसके बाद में जैसे मैं यहाँ पर स्टाइल आपका एट्रीब्यूट है उसकी जो वैल्यू रहेंगी, उसकी वैल्यू में मैं यहाँ पर कलर दे दूंगा कोई भी, जैसे कि येलो कलर हम यहाँ पर दे देंगे। तो आपका जो हेडिंग था वो येलो कलर का यहाँ पर हो गया है। तो देखिए आप येलो कलर यहाँ पर देख सकते हो, उसका कलर येलो हो गया है। लेकिन यहाँ पर अच्छा नहीं दिख रहा है, तो हम यहाँ पर और भी अलग अलग कलर ऐड कर सकते हैं, जैसे कि रेड हम यहाँ पर कलर ऐड कर सकते हैं, तो रेड का कलर हो जाएगा वो। तो इसे हम कहते हैं इनलाइन सीएसएस, जो हम स्टार्टिंग टैग में ऐड करते हैं। हमेशा स्टार्टिंग टैग में हम एट्रीब्यूट को ऐड करते हैं, तो इसे हम इनलाइन सीएसएस बोलते हैं। इसके बाद में आती है इंटरनल सीएसएस। तो इंटरनल सीएसएस कहाँ रहती है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो इंटरनल सीएसएस रहती है आपकी, वो हेडिंग के अंदर, ये जो हेडिंग पार्ट है इसके अंदर रहती है। हेडिंग पार्ट के अंदर आपकी इंटरनल सीएसएस रहती है और हम उसे टाइटल के बाद में लिखते हैं। तो उसे कैसे ऐड करना है आपको, तो यहाँ पर मैं कमेंट कर दूं सबसे पहले इंटरनल सीएसएस, ताकि आपको बाद में वीडियो के टाइम पे समझ में आ जाए कि मैंने यहाँ पर क्या किया था। तो जैसे मैं यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ इंटरनल सीएसएस, तो आपको क्या करना है, सीएसएस यदि देना है इंटरनल, तो ये पहला तरीका हो गया इनलाइन सीएसएस। उसके बाद में यहाँ पर यदि आप इंटरनल सीएसएस ऐड करना चाहते हो तो आपको स्टाइल यहाँ पर लिखना है, और जैसे आप स्टाइल लिखोगे तो स्टाइल टैग्स यहाँ पर आ गए, स्टाइल के टैग आ गए हैं दोस्तों। आप ध्यान रखिए, ये एक एलिमेंट बन चुका है ये पूरा, इसके बीच में कुछ कोड आएगा यहाँ पर, तो हम इसे पूरा एलिमेंट कहेंगे। तो स्टाइल का एलिमेंट्स यहाँ पर आ गए हैं, स्टाइल एलिमेंट, स्टाइल के टैग यहाँ पर आ चुके हैं, और इस पूरे पार्ट को हम एलिमेंट बोलते हैं। ये भी मैंने आपको बताया है इसके पहले, तो आप जरूर से वीडियो भी देख लीजिए, उसमें आपको एलिमेंट्स के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। तो ये एलिमेंट्स यहाँ पर बन चुका है। इसके बीच में हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर यदि यदि आपके पास बहुत सारा यहाँ पर कोड लिखा हुआ है, जैसे पैराग्राफ है कुछ, और भी यहाँ पर बहुत सारे पैराग्राफ आपने लिखे हैं, ये देखिए यहाँ पर एक पैराग्राफ मैंने लिखा है, और उसके बाद में एक हेडिंग मैंने यहाँ पर दिया है जिसमें मैंने HTML इस तरह से पॉइंट लिखे हैं, और ये देखिए ये 2 पॉइंट मैंने यहाँ पर लिख दिए। तो इसे यदि आपको एक साथ कोई कलर चेंज करना है, या फिर किसी इस दोनों में से किसी को भी आपको कोई ब्यूटिफिकेशन प्रोवाइड करना है, जैसे कि बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, इनका कलर देना है, फॉन्ट साइज चेंज करनी है, तो वो आप एक साथ कर सकते हो। यानी कि आपको इस तरह से अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है H1 के लिए स्पेशल लिखा है, फिर हम पैराग्राफ के लिए स्पेशल लिखेंगे, फिर इस H1 के लिए स्पेशल लिखेंगे, ऐसा नहीं करना है आपको। ये अगर काम आपको बचाना है, टाइम को बचाना है, तो आपको आप ये एक साथ भी कर सकते हो, दोनों को आप एक साथ यहाँ पर CSS दे सकते हो। तो किस तरह से देंगे, और यदि यहाँ पर आपके बहुत सारे पैराग्राफ है तो बहुत सारे पैराग्राफ यहाँ पर ऐड कर लीजिए। देखिए और एक पैराग्राफ मैंने ऐड कर लिया यहाँ पर, और मैं एक हेडिंग ऐड कर लेता हूँ, H2 का हेडिंग हम ऐड कर लेंगे यहाँ पर। देखिए एक हेडिंग यहाँ पर मैंने ऐड कर लिया H2 का। फिलहाल के लिए मैं उसे H1 कर देता हूँ, ताकि आपको यहाँ पर इंटरनल CSS में बता सकूँ। तो जैसे मैं सेव करता हूँ, तो अभी यहाँ पर देखिए आपको एक यहाँ पर पैराग्राफ दिखाई दे रहा है जो अभी हमने ऐड किया था। उसके बाद में एक HTML लर्निंग पॉइंट, ये एक पैराग्राफ आपको यहाँ पर हेडिंग दिखाई दे रहा है एक, फिर उसके बाद में एक पैराग्राफ आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये जो पैराग्राफ है, देखिए 2 आपको यहाँ पर हेडिंग दिखाई दे रहे हैं।
तो देखिए हमने यहाँ पर 2 हेडिंग लगा दिए H1 टैग के, और एक ऊपर भी था हमारा जिसे हमने पहले से CSS दे रखी है। लेकिन अब हमें क्या करना है, ये 2 जो है हमने हेडिंग यहाँ पर लगाए हैं, इन दोनों को हमें एक साथ CSS देना है, यानी कि ब्यूटिफिकेशन प्रोवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, इंटरनल CSS इसी के लिए यूज होता है कि यदि आपको पास बहुत सारे हेडिंग है यहाँ पर और उसे आपको एक साथ कोई सभी हेडिंग को एक साथ ब्यूटिफिकेशन देना है, तब आप इंटरनल CSS का यूज करते हो। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर H1 लिखना है, H1 लिखना है, उसके बाद में आपको शिफ्ट और आपके कर्ली ब्रेसेस के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे आप इस तरह से आप लिख लोगे, इसके अंदर आपको क्या करना है, इसके अंदर आप लिखोगे कलर, कलर लिखोगे जैसे ही, और कलर आप दे दोगे ब्लू। तो जो आपका हेडिंग है, जो आपका हेडिंग है, जो 2 हेडिंग थे आपके, वो भी यहाँ पर ब्लू हो जाएंगे। तो वो उन्हें अभी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं थी, हमने देखा था, लेकिन अब वो ब्लू हो चुके हैं। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हो, वो यहाँ पर ब्लू हो चुके हैं क्योंकि हमने उन्हें इंटरनल CSS दे दी है। यहाँ पर किस तरह से दी है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। मैंने सबसे पहले उनका जो नाम था वो H1 था, दोनों भी H1 टैग में थे, तो H1 यहाँ पर लिखा है, उस टैग का नाम लिखा मैंने एक बार, और उसके अंदर कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैंने उन्हें प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी। यदि मैं उनका जो फॉन्ट साइज है या फिर फॉन्ट वेट बढ़ाना चाहता हूँ, तो बोल्ड करना चाहता हूँ, तो बोल्ड भी यहाँ पर हो जाएंगे, दोनों भी हो जाएंगे। तो दोनों यहाँ पर बोल्ड हो चुके हैं। या फिर हम उन्हें इटैलिक भी कर सकते हैं, फॉन्ट साइज, फॉन्ट वेट, फॉन्ट स्टाइल, इटैलिक। तो देखिए दोनों भी इटैलिक हो जाएंगे। तो देखिए दोनों यहाँ पर इटैलिक हो चुके हैं, और उसके साथ साथ हुआ क्या है, आपका जो HTML स्टाइल CSS था, पहला हेडिंग जो था आपका जिसमें मैंने इनलाइन CSS दी थी, वो भी यहाँ पर इटैलिक हो गया है क्योंकि वो भी H1 ही है, लेकिन उसको जो कलर था वो रेड था, इसके लिए वो रेड ही है क्योंकि हमने उसे स्पेशली कलर दिया था, उसको स्पेशली हमने वो कलर दिया था। जैसे हम किसी को स्पेशली कोई चीज़ देते हैं तो उसके लिए रहती है वो, और इन दोनों को हमने एक साथ एक चीज़ दी थी, जैसे कि उन्हें रेड कलर से हमने ब्लू कलर दिया था, दोनों को भी एक साथ, तो दोनों का ब्लू ही कलर है, लेकिन इसको स्पेशली हमने क्या दिया था, रेड कलर दिया था, लेकिन इसको हमने इटैलिक नहीं दिया था प्रॉपर्टी। फिर क्या हुआ, इसका भी जो H1 ही था, इसका भी प्रॉपर्टी टैग H1 ही था, लेकिन जब हमने H1 को यहाँ पर डिफाइन कर दिया और उसमें जो कुछ अलग प्रॉपर्टी दे दी, फॉन्ट स्टाइल इटैलिक कर दिया, फॉन्ट वेट बोल्ड कर दिया, तो कलर तो इन दोनों को अप्लाई हो गया था क्योंकि इन्हें हमने कुछ दिया ही नहीं था, लेकिन फॉन्ट वेट और फॉन्ट स्टाइल इसे भी हमने दी नहीं थी, तो इसे भी वो अप्लाई हो गई है क्योंकि उसका भी जो टैग है वो भी H1 ही था। इसके लिए यदि इसका H2 टैग रहता था तो इसे नहीं होता था अप्लाई, लेकिन इसका भी H1 टैग है और नीचे जो हमने जो डिफाइन किया था इनका भी टैग H1 ही है, इसके लिए उसे भी वो स्टाइल अप्लाई हो गई है, कलर का छोड़ के। सिर्फ वो जो इटैलिक था और जो फॉन्ट वेट था वो इसे भी अप्लाई हो गया है क्योंकि वो भी H1 टैग ही था। तो आपको समझ में आ गया है इनलाइन CSS का पार्ट और इंटरनल CSS का पार्ट। तो उसी तरह यहाँ पर पैराग्राफ हमने बनाया था, 2 पैराग्राफ हमने यहाँ पर बनाए हैं, उन्हें भी यहाँ पर कोई कलर नहीं है, वो एकदम साधारण यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, तो उन्हें भी कोई कलर नहीं है, तो उन्हें भी यहाँ पर हम कलर दे सकते हैं। तो हम उन्हें बैकग्राउंड कलर यहाँ पर देते हैं, तो बैकग्राउंड कलर मैं दे देता हूँ, उन्हें येलो देता हूँ, तो दोनों भी पैराग्राफ को बैकग्राउंड कलर येलो आ जाएगा। तो दोनों पैराग्राफ को हमारे यहाँ पर बैकग्राउंड कलर येलो आ गया। तो देखिए ना, आपके पास 1000 यहाँ पर पैराग्राफ्स रहते हैं और सभी को आपको येलो कलर देना है, तो ये इंटरनल CSS आपका कितना हेल्प करती है, यहाँ पर कितना टाइम बचाती है। बस आपको क्या करना है, ये P को यहाँ पर लिखना है इस तरह से और कर्ली ब्रेसेस में उसे डाल देना है और उसके अंदर आपको प्रॉपर्टीज डालते रहना है। तो ये मैंने आपको बताया था इसके पहले कौन सी प्रॉपर्टीज आपको अप्लाई करना है, फॉन्ट वेट, फॉन्ट स्टाइल, सब बताया हूँ मैंने इसके पहले आपको, तो उसे आपको अप्लाई करते जाना है। इसके लिए मैंने आपको प्रैक्टिस करने भी बोला था। तो यहाँ पर आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हो, कलर ब्लैक हम यहाँ पर कर देंगे, तो ऑलरेडी ब्लैक ही है लेकिन ब्लैक ही अच्छा दिखता है, वो मैच करता है इसके लिए, तो ब्लैक कलर यहाँ पर आ गया है। और इसका हम फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हैं, अभी वो बहुत छोटा है फॉन्ट साइज, तो अब इसका फॉन्ट साइज भी यहाँ पर बढ़ा सकते हैं।
25 पिक्सल में यहाँ पर इसका फॉन्ट साइज कर देता हूँ, तो उसका फॉन्ट साइज बढ़ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है, इतना यहाँ पर इसका फॉन्ट साइज हो चुका है। तो इस तरह से देखिए मैंने एक ही बार लिखा है यहाँ पर कोड, लेकिन वो अप्लाई हुआ है सभी पैराग्राफ्स को, जितने भी पैराग्राफ आपके वेब पेज में रहेंगे उन्हें। जब तक आप उन्हें स्पेशली देते नहीं हो कोई CSS, तब तक वो चेंज नहीं होंगे। लेकिन यदि आपने इंटरनल में उन्हें दे दिया है CSS, तो वो सभी चेंज हो जाएंगे। जैसे मैंने इसे स्पेशली दिया था तो ये चेंज नहीं हुआ था, इसका कलर चेंज नहीं हुआ था, बाकी दोनों हेडिंग का हो गया था। उसी तरह यदि मैं इन्हें सेपरेटली देता हूँ CSS, तो वो चेंज हो जाएंगे। और यदि मैं उन्हें कुछ नहीं देता हूँ तो यहाँ पर मुझे डिफाइन करता हूँ, तो फिर वो इनके साथ साथ यहाँ पर चेंज होंगे। तो आप समझ चुके होंगे। इसके बाद में आती है हमारी एक्सटर्नल CSS। आप यहाँ पर इंटरनल CSS समझ चुके होंगे, और यदि आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। तो अब बात करते हैं एक्सटर्नल CSS की। तो एक्सटर्नल CSS आपको किस तरह से करना है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक्सटर्नल CSS के लिए आपको एक एक्सटर्नल CSS की फाइल बनाना पड़ता है, जिसका जो एक्सटेंशन रहता है वो रहता है .css। ध्यान से सुनिए, उसका एक्सटेंशन रहता है .css। तो उसे हमें एक फाइल बनाना पड़ता है, उस फाइल को हमारे इस HTML के पेज में इंक्लूड करना पड़ता है, यानी कि उसे डालना पड़ता है, तब जाके हमारी वो एक्सटर्नल प्रॉपर्टी, एक्सटर्नल CSS प्रॉपर्टी इस वेब पेज में अप्लाई होती है। तो वो किस तरह से करना है चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर मैं एक नया फाइल बनाऊंगा CSS का। तो मैं यहाँ पर बनाऊंगा style.css। ध्यान रखिए, जैसे आप यहाँ पर CSS लिखोगे VS कोड में, तो आपको इस तरह का आइकन यहाँ पर दिखाई देगा, और उसका नाम मैंने दिया है स्टाइल और एक्सटेंशन है CSS, क्योंकि वो CSS फाइल है। तो जैसे ही हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर कुछ, जैसे ही हमने यहाँ पर देखिए इतने सारा हमने यहाँ पर पैराग्राफ्स ऐड किया था, हेडिंग टैग ऐड किए थे, और हम यहाँ पर H2 के कुछ टैग ऐड कर देते हैं, जिसमें हम कुछ कोड लिख देंगे। कुछ टैग्स डाल देंगे हम उसमें H2 के, और कुछ टैग्स यहाँ पर डाल देंगे। 2 टैग्स यहाँ पर मैंने H2 के डाल दिए। यहाँ पर मैं एक HR डाल देता हूँ, यानी कि हॉरिजॉन्टल रूल, ताकि एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर आ जाए और आपको पता चले मैंने एक्सटर्नल CSS कहाँ पे अप्लाई की है। तो इंटरनल और इनलाइन CSS आपको पता चल गई। यहाँ पर और एक पैराग्राफ डाल देता हूँ। तो दोस्तों मैं इसे पैराग्राफ कर देता हूँ, ताकि हमारा हेडिंग इतना बड़ा रहता नहीं है, पैराग्राफ भी हमारा इतना बड़ा रहता है। इसे मैं पैराग्राफ कर देता हूँ, और हेडिंग भी हम 2 यहाँ पर बना लेंगे। तो एक्सटर्नल CSS और इनलाइन CSS और जो इंटरनल CSS है, तो सबसे ज़्यादा हम इंटरनल और एक्सटर्नल CSS का यूज़ करते हैं। इनलाइन CSS का बहुत कम यूज़ करते हैं हम, वो स्पेशली किसी टैग पर हमें अप्लाई करना है तब हम उसे यूज़ करते हैं। लेकिन एक्सटर्नल और इंटरनल CSS का हम यूज़ बहुत बार करते हैं, तो इन दोनों के ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना है। तो यहाँ पर एक्सटर्नल की बात हम कर रहे हैं, तो एक हेडिंग बना लेते हैं हम H2 करके। तो एक बना लिया मैंने हेडिंग, और एक बना लूँगा हेडिंग। तो देखिए 2 हेडिंग बना लिए मैंने और 2 पैराग्राफ बना लिया। अब इन पे हम एक्सटर्नल CSS ऐड करेंगे। तो देखिए ये अभी ने हमें कुछ भी, हमने इसे CSS दी नहीं है, बिल्कुल साधारण यहाँ पर वो दिखाई दे रहे हैं। लेकिन देखिए ये CSS हमें मिल रही है। क्यों मिल रही है? क्योंकि हमने क्या किया है, इसके पहले इंटरनल CSS दे रखी है। इंटरनल CSS दे रखी है, इसके लिए हमें यहाँ पर CSS भी मिल रही है। पैराग्राफ को देखिए CSS मिल रही है। जो पैराग्राफ थे हमें पहले के, उन्हें हमने CSS दे रखी थी। देखिए P को हमने येलो, बैकग्राउंड कलर येलो दिया था, कलर वाइट दिया था, फॉन्ट साइज दिया था। तो उसके कारण क्या हुआ, ये जो P हमने अभी ऐड किया है, दो P हमने अभी ऐड किए हैं, 2 P टैग, पैराग्राफ टैग, तो उन्हें भी यहाँ पर CSS आ गई है। तो मैं क्या करूँगा, थोड़ी देर के लिए
ये जो हमने अप्लाई किया था इसे कमेंट कर दूंगा या फिर इसे कॉपी कर लूँगा। चलिए कॉपी नहीं करता हूँ, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। अभी देखिए, अभी जैसे मैं कंट्रोल एस करूँगा तो वो साधारण हो जाएंगे, ऊपर के भी और नीचे के भी पैराग्राफ टैग्स तो साधारण हो गए हैं। उन्हें कोई भी ब्यूटिफिकेशन यहाँ पर प्रोवाइड नहीं किया गया है, लेकिन हमारे हेडिंग टैग वैसे ही है क्योंकि उन्हें हमने यहाँ पर प्रोवाइड किया है और वो H1 के लिए है, H2 के लिए नहीं। तो अब हम जाएंगे उस फाइल में जो हमने बनाई थी और उसमें क्या करेंगे, उसमें हम लिखेंगे P। P लिखते ही हमें क्या करना है, यहाँ पर उसी तरह जैसा हमने अभी इंटरनल CSS में देखा, P लिखा मैंने स्मॉल में और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जो हमारे पैराग्राफ्स थे उनका बैकग्राउंड कलर चेंज करते जाऊँगा। बैकग्राउंड कलर कर दूंगा मैं उनका रेड। बैकग्राउंड कलर इस बार मैंने रेड कर दिया और कलर में कर दूंगा उनका वाइट। वाइट कलर कर दिया। फॉन्ट स्टाइल कर दूंगा मैं इटैलिक। फॉन्ट साइज चेंज कर दूंगा मैं उसकी, फॉन्ट साइज मैंने 25 पिक्सल कर दी यहाँ पर। तो अभी देखिए पैराग्राफ मैंने ऐड कर दिया है, पैराग्राफ को मैंने इतने सारे स्टाइल यहाँ पर दे दिए। यहाँ पर अभी कोई चेंजेस हुए नहीं है क्योंकि हमने क्या किया, अभी तक इस फाइल को हमारे Tut7 में अभी तक ऐड नहीं किया है। इस फाइल को style.css को हमने इसमें अभी तक इंक्लूड नहीं किया है, ऐड नहीं किया है। तो वो हमें किस तरह से ऐड करना है वो देख लेते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस टाइटल के नीचे हेडिंग पार्ट में आपको लिखना है एल लिंक। आपको लिखना है लिंक। जैसे आप लिंक लिखोगे और ओके एंटर करोगे तो यहाँ पर आपको देखिए लिंक रियल स्टाइल शीट एट्रीब्यूट, ये एक एट्रीब्यूट यहाँ पर आपको मिल गया है रिलेटिव, और एक href करके यहाँ पर आपको एट्रीब्यूट मिल गया है। तो उसमें आपको इस का पाथ देना है। ये जो फाइल आपने बनाई है वो कहाँ पर रहती है उसका पाथ आपको देना है। तो देखिए ये पाथ मैं यहाँ पर दे दूंगा। हमारी जो फाइल है style.css वो कहाँ पर है, यही बातें आपको ध्यान में रखनी है। इसके लिए वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। वो HTML फोल्डर के अंदर ही है और उसी के अंदर हमारी Tut7 करके फाइल है, तो वो एक ही में आ गई है। दोनों भी HTML फोल्डर के अंदर ही है। तो हम इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पर स्टाइल, और जैसे आप स्टाइल लिखने ही जाओगे तो यहाँ पर आपको वो सजेस्ट भी कर देंगे आपका आईडी। तो देखिए मैंने यहाँ पर इंक्लूड भी कर दिया। यहाँ पर मैं कमेंट कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, इंक्लूडिंग एक्सटर्नल CSS फाइल। तो कमेंट कर दिया है मैंने, आप यहाँ पे पढ़ लेना। तो इस फाइल को ऐड करने के बाद आपके पेजेस में चेंजेस होना चालू हो जाएंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर चेंजेस हो गए हैं। हमने उन्हें कलर दिया था, कलर कौन सा दिया था, हमने रेड कलर दिया था बैकग्राउंड में पैराग्राफ्स को। तो ये देखिए 4 पैराग्राफ्स हमने बनाए थे, बैकग्राउंड में रेड कलर था, वाइट कलर था टेक्स्ट का, और फॉन्ट साइज था उसका 25 पिक्सल, इसके इतना बड़ा दिखाई दे रहा है, और इटैलिक में वो यहाँ पर था। तो देखिए इस तरह से चेंजेस हो चुके हैं। तो ये देखिए एक्सटर्नल CSS भी हमने यहाँ पर ऐड कर दी है। तो एक्सटर्नल CSS हमारे पेज में ऐड हो गई है। अब बची बात H2 की, जो H2 टैग हमने यहाँ पर बनाया था तो उसे भी हम यहाँ पर CSS दे देते हैं, वो भी एक्सटर्नल। देखिए यहाँ पर H2 को कोई भी यहाँ पर CSS नहीं मिला है। हम इनका रंग चेंज कर देते हैं, इसे बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। तो H2 का हम कलर यहाँ पर वाइट कर देंगे, कलर कर देंगे हम इसका वाइट, और बैकग्राउंड कलर कर देंगे ब्लू। वाइट कलर कर दिया, बैकग्राउंड कलर कर दिया मैंने उसका ब्लू। फॉन्ट साइज उसका कर दूंगा मैं 26 पिक्सल, और फॉन्ट दे दूंगा मैं उसका बोल्ड, और सेव कर दूंगा। तो देखिए हमारा जो H2 पहले साधारण था वो भी यहाँ पर चेंज हो गया है। तो देखिए दोस्तों उसका बैकग्राउंड कलर यहाँ पर चेंज हो गया है,
ब्लू कलर का हो गया है और टेक्स्ट वाइट कलर का यहाँ पर हो चुका है। तो इस तरह से आप तीनों भी इंटरनल, इनलाइन और एक्सटर्नल सीसेस को ऐड कर सकते हो। आप वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए किस तरह से मैंने आपको बताया है, उसी तरह से आपको यहाँ पर शुरुआत करना है। तो दोस्तों एक पार्ट आपको बताता हूँ, यदि ये जो स्टाइल CSS है, ये जो फाइल है, इसे मैं यहाँ से मूव करता हूँ और यहाँ से कट करके मैं इसे CSS नाम के फोल्डर में, इस फोल्डर में बना लेता हूँ, मतलब ऐड कर देता हूँ। तो वो आ गई अब हमारी CSS नाम के फोल्डर में। तो अब देखिए CSS नाम के फोल्डर में आ गई है और अब हम जाएंगे हमारे पेज पर। तो आपको पेज पर जो पैराग्राफ था और जो हेडिंग थे उन्हें कोई भी CSS यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है, कोई स्टाइल ब्यूटिफिकेशन कोई नहीं दिखाई दे रहा है आपके पेजेस को, क्योंकि मैंने क्या किया है, पाथ ही चेंज कर दिया है। क्योंकि मैं आपकी जो style.css थी वो पहले HTML फोल्डर में थी, अब मैंने उसे CSS फोल्डर में डाल दिया है। तो अब आपको यहाँ पर उसका पाथ देना है, करेक्ट पाथ देना है। यदि वो दूसरे फोल्डर में है, और बहुत बार हम उसे CSS नाम के फोल्डर में रखते हैं, वो तो मैंने आपको यहाँ पर पहले HTML फोल्डर में रख के दिखाई, सेम फोल्डर में रख के दिखाई, ताकि आप यहाँ पर आराम से ऐड कर सको। लेकिन अब मैंने क्या किया, उसे CSS फोल्डर में डाल दिया है। तो उसे किस तरह से आपको ऐड करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्या लिखना है, आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ किस तरह से आपको दूसरे फोल्डर में से आपके फाइल को लेना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिखोगे /, और CSS लिखोगे आप। तो देखिए आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा CSS नाम का फोल्डर मेरा आ गया है, उसमें आपको style.css फाइल दिखाई देंगी। इस तरह से सिंपली से आपको लिख लेना है, और जैसे आप इसे सेव कर दोगे और आपके पेज पर जाओगे तो देखिए आपका यहाँ पर CSS अप्लाई हो चुका है। बैकग्राउंड कलर रेड, कलर वाइट, और यहाँ पर हेडिंग को बैकग्राउंड कलर ब्लू और टेक्स्ट कलर वाइट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो CSS अप्लाई हो चुकी है। बीच में आपको दिखाई नहीं दिया था क्योंकि मैंने उसका पाथ चेंज कर दिया था। तो हम हमेशा CSS के फोल्डर में ही CSS के स्टाइल्स के यहाँ पर डालने वाले हैं। CSS की जो जितने भी फाइल रहेंगी वो हम यहाँ पर ही डालेंगे CSS फोल्डर में। इसके लिए मैंने फोल्डर बनाए थे। JS के फाइल हम यहाँ पर डालेंगे, HTML के हम यहाँ पर डालते जाएंगे। तो इसके लिए आपको यहाँ पर से किस तरह से एक्सट्रैक्ट करना है वो पाथ आपको इस तरह से सेट कर लेना है। सबसे पहले आप लिखोगे CSS / देके। यदि आपने ये नहीं लिखा तो आप यहाँ पर आपको पाथ आपका सेट नहीं होगा बराबर, आपकी CSS अप्लाई नहीं होंगी। इसके लिए आपको ये लिखना ही है, और उसके बाद में आपके फाइल का नाम आपको दे देना है। तो इस तरह से आप यहाँ पर दूसरे फोल्डर में से भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो आपके फाइल को। तो तीनों फाइल को किस तरह से ऐड करना है आपका यहाँ पर हो गया है। अब यहाँ पर बात की गई है, यहाँ पर आप सभी पॉइंट बताए हैं, मैंने सभी पॉइंट्स आपको यहाँ पर बता दिए। तो CSS के कलर्स, फॉन्ट एंड साइजेस के यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी बताई है कि कलर किस तरह से आपको ऐड करना है। फॉन्ट फैमिली आप ऐड कर सकते हो, जैसे कि हम यहाँ पर फॉन्ट फैमिली चेंज कर देंगे। तो देखिए H2 जो था हमारा, उसका फॉन्ट फैमिली हम यहाँ पर चेंज कर देंगे। फॉन्ट फैमिली में जैसे लिखता हूँ तो यहाँ पर वर्धना, जेनेवा, ऐसा यहाँ पर फॉन्ट फैमिली है। और मैं रन करता हूँ तो हमारे जो H2 रहेंगे उनके फॉन्ट फैमिली यहाँ पर चेंज हो चुका होगा। तो देखिए फॉन्ट फैमिली यहाँ पर चेंज हो गया है, आप देख सकते हो। पहले वो इस प्रकार से था, अब देखिए किस तरह से हो गया है। तो हेडिंग आपके इस तरह से नहीं आते हैं, तो आपको इस तरह से फॉन्ट फैमिली देना पड़ता है उनको, फॉन्ट को चेंज करने के लिए। तो फॉन्ट फैमिली मैंने चेंज कर दिया उसकी। तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज ही आपको बताई है। फॉन्ट साइज हमने देखा था। CSS बॉर्डर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैंने पिछली बार आपको बताया था बॉर्डर किस तरह से देना है। तो हम अब यहाँ पर बॉर्डर दे के देखते हैं। तो पैराग्राफ था हमारा, पैराग्राफ थे हमारे जितने भी, उन्हें बॉर्डर देते हैं हम यहाँ पर। बॉर्डर देने का सही तरीका है कि आपके बॉर्डर 2 पिक्सल थिक रहेंगी, सॉलिड रहेंगी, और उसका जो कलर रहेगा वो रहेगा, कलर दे दीजिए आप यहाँ पर ग्रीन कलर देना है आपको। तो देखिए आपके जितने भी पैराग्राफ रहेंगे उन्हें कलर आ जाएगा बॉर्डर में ग्रीन कलर। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो, आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, यहाँ पर ग्रीन कलर आपको दिखाई दे रहा है। तो ध्यान से देखिए, आपको यहाँ पर ग्रीन कलर दिखाई दे रहा होगा साइड साइड से।
यदि नहीं दिखाई देता मैं और यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, एक नया पैराग्राफ यहाँ पर ऐड कर लेंगे हम और उसमें मैं आपको दिखा देता हूँ। छोटा सा पैराग्राफ हम लिखेंगे। तो देखिए छोटा सा पैराग्राफ मैंने ऐड कर लिया। इससे देखिए इसे वो प्रॉपर्टी ऑलरेडी अप्लाई हो जाएंगी क्योंकि हमने क्या किया है, एक्सटर्नल सीएसएस में प्रॉपर्टी दे रखी है। तो वो देखिए इसे ऑलरेडी अप्लाई हो जाएंगे क्योंकि आपका काम कम करने के लिए तो एक्सटर्नल और इंटरनल सीएसएस बनी है, आपको स्पेशली अप्लाई नहीं करना है। आप जितने भी पैराग्राफ बनाओगे उन्हें यहाँ पर वो प्रॉपर्टीज अप्लाई होते जाएंगी आपने, क्योंकि वो एक दूसरे फाइल में स्टोर करके रखा है सब डाटा। तो जितने भी पैराग्राफ है उन्हें यहाँ पर ये प्रॉपर्टी हो जाएंगी अप्लाई। जितने भी आपके हेडिंग टैग है, यदि आपने हेडिंग टैग यहाँ पर दिखाया है तो उसे भी ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएंगी। तो स्पेशली आपको लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो इसी के कारण हम इसे इंटरनल और एक्सटर्नल सीएसएस को यूज़ करते हैं सबसे ज़्यादा। तो देखिए मैं लाइव जाऊंगा और जो मैंने लास्ट में यहाँ पर पैराग्राफ ऐड किया था उसे भी प्रॉपर्टी अप्लाई हो गई है। तो देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर की, यहाँ पर आपको बॉर्डर दिखाई दे रही है। कुछ देर के लिए मैं इसका बैकग्राउंड कलर यहाँ पर हटा दूंगा ताकि आपको और अच्छे से दिखाई दे। तो बैकग्राउंड कलर मैंने हटा दिया है, अब आपको ध्यान अच्छे से दिखाई देगा। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो आपको बॉर्डर दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पर हमारा पैराग्राफ्स हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, हमने जो लिखे थे। तो क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? तो पैराग्राफ्स हमारे यहाँ पर है ही। तो देखिए आपका जो पैराग्राफ था वो क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, अभी हमारा जो कोड था उसमें कुछ तो चेंजेस हमें करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम एक बार ट्राई करके देखते हैं हमारा पैराग्राफ यहाँ पर क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो फिर से मैं एक नया पैराग्राफ बनाऊंगा और जिसमें हम लिख देंगे कुछ। तो हमारा जो यहाँ पर पैराग्राफ था वो ही हमें यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। तो दोस्तों हुआ कुछ नहीं है, हमारा जो पैराग्राफ है वो यहीं पर है वो यहीं पर है दोस्तों, देखिए ये दिखाई दे रहा है। वो यहीं पर था, उसका कलर वाइट होने के कारण वो वेब पेज में दिख नहीं रहा है। तो दोस्तों वो यहीं पर है, आपको डरने की कोई बात नहीं है, वो यहीं पर है और उसका कलर वाइट होने के कारण वो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वो है यहाँ पर ही। तो उसका कलर हम चेंज कर देंगे, हम उसका कलर ब्लैक कर देंगे। तो इस तरह से कभी कभी आपके इसमें कुछ एरर तो नहीं आएंगे वेब पेज बनाते वक्त, इसी तरह के कुछ पॉइंट्स आते हैं तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। तो देखिए आपका पैराग्राफ यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है क्योंकि उसका कलर वाइट था तो दिखाई नहीं दे रहा था। तो कितना अच्छा आपका वेब पेज यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो आप बॉर्डर दे सकते हो, बॉर्डर देखिए आपने ये ग्रीन कलर की मैंने यहाँ पर दी है, कितना अच्छा लग रहा है। तो आप इस तरह से अप्लाई कर सकते हो। एक ही झटके में मैं जितने भी पैराग्राफ बनाऊंगा उन्हें बॉर्डर आ गई है, एक ही झटके में सभी पैराग्राफ्स को बॉर्डर आ गई है। तो ये सब आपके सीएसएस के कारण हुआ है। उसके बाद में आते हैं मेन पॉइंट सीएसएस के मार्जिन और पैडिंग के ऊपर। सीएसएस पैडिंग की प्रॉपर्टी, तो सीएसएस पैडिंग प्रॉपर्टी यानी कि आपको मैं बता दूं एग्जांपल के सहित। तो देखिए यहाँ पर आपके जो कंटेंट है वो बिल्कुल चिपक कर है आपके स्टार्टिंग से, यहाँ पर कोई भी स्पेस नहीं है, ऊपर नहीं है नीचे नहीं है, इतनी स्पेस नहीं है और यहाँ पर भी वो चिपक कर आ रहे हैं। देखिए ये अच्छा नहीं दिखाई देता है, थोड़ा दूर चाहिए, यहाँ से थोड़ा दूर चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पर अंदर से यदि आपको स्पेस चाहिए तो हम पैडिंग यूज करते हैं, अंदर से यदि आपको स्पेस चाहिए तो पैडिंग यूज करते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर जाऊँगा एक्सटर्नल सीएस फाइल में, वहाँ पर पैडिंग देंगे हम क्या करेंगे, हेडिंग को पैडिंग दे देंगे, PAD लिखूंगा, पैडिंग 30 पिक्सल।
पैडिंग दे दिया मैंने हेडिंग को, साथ ही साथ पैराग्राफ को भी दे देंगे। किस तरह से लिखना है, तो इस तरह से आपको लिख देना है पैडिंग 30 पिक्सल। तो देखिए यहाँ पर आपको स्पेस दिखाई दे रहा है, ऊपर से भी स्पेस दिखाई दे रही है आपको, साइड से भी, इधर से भी, लेफ्ट साइड से भी और नीचे से भी आपको स्पेस यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ये पैडिंग के कारण अंदर से आपको स्पेस मिल रही है, तो ये सभी पैडिंग के कारण यहाँ पर हो रहा है। उसके बाद में यदि आपको बाहर से कोई स्पेस चाहिए, जैसे कि यदि आपके दो कंटेंट चिपक कर है, तो देखिए ये भी इतना इनके बीच में स्पेस है, ये देखिए दो पैराग्राफ के बीच में इतना स्पेस है, और यदि मुझे स्पेस चाहिए नीचे से, इधर से, आजू बाजू से कोई कंटेंट और होगा इसके, तो मुझे उनसे स्पेस चाहिए, दूर चाहिए, तो हम यूज़ करते हैं मार्जिन। पैडिंग आपको समझ गई, हम अंदर से देते हैं पैडिंग। अंदर से देखिए ये कंटेंट है एक बॉक्स के अंदर, उस बॉक्स के अंदर यदि हमें स्पेस चाहिए, वो चिपक कर नहीं रहना चाहिए, तो हम पैडिंग का यूज़ करते हैं और मार्जिन का यूज़ करते हैं हम बाहर से स्पेस यदि हमें चाहिए तब। तो बाहर से स्पेस के लिए हम मार्जिन का यूज़ करते हैं, तो बाहर से कोई कंटेंट उससे दूर चला जाए तो उसके लिए हम मार्जिन यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैं मार्जिन भी दे देता हूँ पैराग्राफ्स में। तो हमेशा सेमीकोलन के बाद में आपको लिखना है। मार्जिन में दे दूंगा यहाँ पर 25 पिक्सल। मैंने सबसे पहले पैराग्राफ्स को दे दिए मार्जिन। तो देखिए दोस्तों, अभी ये थोड़ी देर पहले यहाँ पर चिपक कर था बाहर, इसको ये डब्बा यहाँ पर चिपक कर था, लेकिन अब वो कहाँ आ गया है, थोड़ा दूर आ गया है, और ऊपर से भी थोड़ा दूर आ गया है 25 पिक्सल, और खुद से भी दूर हो गया है थोड़ा 25 पिक्सल। तो आपके सभी पैराग्राफ्स यहाँ से 25 पिक्सल दूर हो गए हैं, इधर से भी और ऊपर से भी, सब तरह से 25 पिक्सल और दूर हो चुके हैं बिकॉज ऑफ द मार्जिन और पैडिंग। तो यही कमाल है आपके मार्जिन और पैडिंग का। तो अब हम H2 में भी ऐड कर देते हैं मार्जिन 25 पिक्सल की मैं यहाँ पर भी दे दूंगा मार्जिन। तो गाइज ये जो वीडियो आपका लंबा बन रहा है क्योंकि मैं यहाँ पर आपको डिटेल में बता रहा हूँ, इतना कोई आपको यहाँ पर बताएगा नहीं, आपको सभी यहाँ पर सिखा कर निकल जाएंगे, लेकिन आपको ये डिटेल में यदि सीखना ही है, समझना ही है, तो आपको ये वीडियो को इतना देखना ही पड़ेगा, और आपके फ्यूचर के लिए आप इतना लंबा जरूर से देख सकते हो क्योंकि आपके करियर में यही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो देखिए आपको यहाँ पर मार्जिन दिखाई दे रही है बाहर से, ये अभी यहाँ पर चिपक कर था, ये बाकी के हट गए थे लेकिन ये चिपक कर था, तो अब ये भी थोड़ा दूर हो गया है, 25 पिक्सल दूर हो गया है, ये ऊपर से भी दूर हो गया है, नीचे से भी और खुद से भी, और दोनों बीच में 25 पिक्सल दूर हो चुके हैं। तो ये मार्जिन का कमाल है। आगे भी मैं आपको बहुत सारी यहाँ पर बातें बताऊंगा, टाइम के कारण हम यहाँ पर इतनी सारी बातें आपको नहीं बता सकते, लेकिन मैंने आपको पूरी बातें यहाँ पर कवर कर दी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। देखिए यहाँ पर इन्होंने आखिरी में बताया कि किस तरह से आपको CSS को ऐड करना है, एक्सटर्नल CSS को। तो समरी यहाँ पर दी गई है CSS की, तो मैंने आपको यहाँ पर बताया किस तरह से ऐड करना है। हम CSS के ट्यूटोरियल में, यहाँ पर एक स्पेशल ट्यूटोरियल है इस वेबसाइट पर CSS का, देखिए यहाँ पर देख सकते हो, उसमें डिटेल देखने वाले हैं, सभी देखेंगे। ये तो बहुत ज़रूरी है, ये वीडियो आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है, आपके काम को शॉर्ट करने के लिए, आपके टाइम को बचाने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये वीडियो। यदि आपने इस वीडियो को देख लिया तो आपका टाइम बदल जाएगा। तो आपका टाइम बचने के लिए हम एक्सटर्नल इंटरनल CSS का यूज़ करते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए मैंने यहाँ पर इस H2 को इतना दे दिया है प्रॉपर्टी, और अब मैं कितने भी H2 यहाँ पर ऐड कर लूँ और 1000 H2 मैं यहाँ पर ऐड कर लूँ तो उन्हें भी ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएंगी। तो इसके लिए हम यहाँ पर इसका यूज़ करते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, समरी देख सकते हो, और आपको वीडियो ही देखना है, वीडियो से आपको नोट्स बना लेनी है यदि आप बनाते हो तो, नहीं तो आपको प्रैक्टिस करनी है और वहीं पर नोट्स बनानी है जैसे मैंने यहाँ पर कमेंट में बनाई है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, वीडियो लंबा हो गया तो ज़रूर से देख लीजिए क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपके दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।